Hello and a very warm welcome to all of you. Hope you all are doing good. As promised, हम लोग नीट MDS 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारे चैनल डॉक्टर प्लोवर 32 पे एक कंप्लीट गाइड मिलेगा आपको। यहाँ पे नीट MDS 2026 के लिए लेक्चर्स मिलेंगे, MCQ की प्रैक्टिस मिलेगी आपको, कुछ माइंड मैप्स मिलेंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और कुछ 1 पेजेस शॉर्ट नोट मिलेंगे पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसा जैसा डिमांड होगा हमारे चैप्टर्स का, सिलेबस का और आप लोगों का, उसी अकॉर्डिंग से। तो हम लोग नीट MDS 2026 का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। एग्जाम क्या है, वेटेज क्या होता है किन सब्जेक्ट्स का, और हमारा प्लान क्या है, हम लोग कैसे पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा वीडियो अभी हम लोग इंट्रो पे लेंगे नीट MDS के लिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। प्लान थोड़ा चेंज है। पहले मैंने एक शॉर्ट आप लोगों से शेयर किया था जिसमें मंथली एंड ईयरली प्लान था कि कौन कौन से सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो हमारा पहले ओरल पैथ था, हमने उसे थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा लाइट शुरू करते हैं और स्टार्ट हम लोग पीडो से कर रहे हैं। पीडो में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इससे हमारा ये फायदा होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा पीडो, DA और ऑर्थो तीनों का एक साथ कवर हो जाएगा और 3 बुक का एक टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लें कि नीट MDS क्या है और हमारा प्लान क्या है कि हम लोग आपकी कैसे हेल्प करें। याद रखना आप, नीट MDS जो एग्जाम है टफ है, ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना है। और मैं अकेले चाह लूँ ना अगर कि मैं प्रिपेयर करा दूँ, पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है। आपको साथ साथ अपना पूरा 100% आपको देना होगा इसमें, और साथ में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना होगा। मेरे अलावा जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद आपको भी खुद से कुछ कुछ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, वो मैं आगे बताऊंगी, और मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, मेरा प्लान क्या है वो भी मैं बताती हूँ। उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे हम लोग। ये पहले देख लेते हैं हम लोग नीट MDS को एक बार अच्छे से। तो क्या है नीट MDS एग्जाम? जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या सबके लिए ही मैं एक बार ब्रशअप करा दूं कि क्या है हमारा नीट MDS एग्जाम। नीट MDS के एग्जाम में टोटल 240 MCQs होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये, 3 घंटे का। करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वेटेज क्या है? तो जो आपका प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट टू फाइनल ईयर, उससे 30 to 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्लिनिकल्स होते हैं थर्ड एंड फाइनल ईयर, एज वेल एज योर एक्सपीरियंस ऑफ क्लिनिकल्स और इंटर्नशिप सच एज केसेस, इमेज बेस्ड केसेस, उन सबसे 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा एक फुल ईयर स्टडी प्लान क्या है? पहले तो हमें क्या करना है, सारी किताबों को एक बार पढ़ जाना है अच्छे से, ताकि हमें थोड़ा याद हो, थोड़ी समझ हो उन चीज़ों की, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है फर्स्ट टू फाइनल ईयर आते आते, इंटर्नशिप आते आते, और काफ़ी चीज़ें दिमाग से निकल चुकी हैं। तो हमारा फुल ईयर स्टडी प्लान क्या होगा? मई चल रहा है, मई एंड है, और अप्रैल के बाद नेक्स्ट मई में एग्जाम होगा। तो हमें मई से अप्रैल 2026 का एक स्टडी प्लान फुल ईयर होगा हमारा। पहले हम लोग क्या करेंगे, मई से अगस्त में फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे, अपने फाउंडेशन को सारे सब्जेक्ट के स्ट्रांग करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टू फाइनल ईयर के सारे चीज़ों को स्टैंडर्ड बुक से या नोट से पढ़ना है हमें, है ना। और ये कैसे होगा? अगर हम सारी किताबें एक एक करके पढ़ना शुरू करें तो 1 साल क्या 2 साल में भी फिनिश नहीं होगा। तो हमें एक दिन में एक साथ 2 सब्जेक्ट को लेके चलना होगा, एक क्लिनिकल सब्जेक्ट और एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट, है ना। हम लोग कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये थोड़ा ओवर है, 15 से 20 पेज पर सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितने कम में हम लोग कंसेप्ट बना पाए और शॉर्ट नोट्स बना पाए वो करेंगे, ठीक है। एक क्लिनिकल और एक नॉन क्लिनिकल, मतलब एक होगा आपका थर्ड ईयर और फाइनल ईयर से, और एक होगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर से। उसके बाद हमने क्या करना है, फेज 2 में, पहले तो हमने फेज 1 किया कि फाउंडेशन बिल्ड कर लिया मई से अगस्त तक। फेज 2 में MCQ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन और डीप करना है, हमें अच्छे से रिवाइज करना है, सारे सब्जेक्ट के MCQ भी बनाते जाना है साथ के साथ, और बुक्स भी हमें रिवाइज करना है अपना। और MCQ के लिए आपको एक तो MCQ बुक कोई भी स्टैंडर्ड खरीद के रखना ही होगा। मैं हेल्प करूंगी MCQ में, सारी चीज़ें मैं याद करवाऊंगी, बट आपको MCQ प्रैक्टिस करना है और लगातार करना है। उसके लिए आप कोई भी एक किताब खरीद लें MCQ की। मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मार्केट में जो चलता है वो डेंटल पल्स है, नीरज वाधवान है, हमारे MCQ तो रहेंगे ही। आप कोई भी एक बुक ले लेना जो आपको सही लगे, वेल रिसर्च करके ले लेना, और एक कोई MCQ की बुक ले लेना, ठीक है।
अब क्या है कि हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना होगा। पहले होगा कि हमें हमारे अच्छे से नोट्स होने चाहिए हमारे पास, पल्स और थ्योरी से। पल्स को अभी हम लोग ओमिट करते हैं, कहीं से भी एक अच्छे सोर्स से हमारे पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, प्लस थ्योरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये मैं आपको दे रही हूँ। कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, डेंटल मटेरियल्स का, ओरल सर्जरी, पैथो एटसेट्रा जो भी है। उसके साथ साथ शॉर्ट रिवीजन और माइंड मैप्स, इसकी आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझसे मांग सकते हो, मैं प्रोवाइड करूंगी, या बाद में जैसे जैसे मुझे लगेगा किस सब्जेक्ट में कैसा देना है वो मैं देती रहूंगी, ठीक है। मिस्टेक जर्नल्स एटसेट्रा, ठीक है, ये आपके लिए कि आपको अगर लगता है मेरा कौन टॉपिक रह गया है, छूट गया है, मुझे वो पढ़ना है, वो आप एक जगह लिख के रख लो। वेरियस ऐप्स आते हैं उसके लिए, एक से एक ऐप्स आते हैं जो आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, वहाँ आप लिख दो, वो आपको वर्बली बोल के बताएंगे, बाद में फोटो खींच के रख दो, वो उसकी नोट्स बना देंगे। ऐसे मल्टीपल ऐप्स होते हैं, ठीक है, वो एकदम आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह वो ऐप्स काम करते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अपने फायदे के लिए, अपना प्लान बनाने के लिए और उस प्लान पे स्टिक करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है आपको, टाइमर स्टार्ट करके करना, आप बाद में करना, सेकंड फेज में करना, ये मैं आपको बाद में गाइड करूंगी क्या करना है हमें। फोकस हमारा ज्यादा क्लिनिकल सब्जेक्ट पे होगा, जैसे कि एंडो पे, ओरल पैथोलॉजी, ओरल सर्जरी पे, प्रोस्थो पे, पेरियो पे, और नॉन क्लिनिकल्स पे भी रखना है। अब हमें क्या करना है, हमें 7 मंथ के अंदर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करना है। हमारा एक बार पूरा बुक, एमसीक्यू प्रैक्टिस सब कंप्लीट हो जाए, इसके लिए दीवानों की तरफ पढ़ना होगा, राइग्रेस मेहनत करनी होगी आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस राइग्रेस करना होगा, और साथ के साथ सोशल मीडिया छोड़ना होगा। फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है ये आपकी कि ये छोड़ देना होगा आपको अगर सच में करना है तो। उसके साथ साथ हम लोग शुरू करने वाले थे 17 में से, ड्यू टू सम प्रॉब्लम और कुछ भी जो प्लान मुझे करना था उसकी वजह से आज 19 में, और हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। और प्लान हमारा 31 दिसंबर 2025 तक का है। तो हमारे पास बस 6.5 महीने हैं, ये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपके पास बस 28 हफ्ते हैं। अगेन स्ट्रेस आउट नहीं होना है, एक पॉजिटिव लाइट में इसको यूज़ करना है और प्लान इस अकॉर्डिंग करना है आपको। 28 हफ्तों में, मान लो 30 हफ्तों में हमारा गोल क्या होगा कि हमें पूरे 19 सब्जेक्ट्स फिनिश करना है। ये आपको पॉसिबल लग रहा है कि मैं अकेले कर पाऊंगी? 19 सब्जेक्ट अकेले उसको पढ़ना, नोट्स बनाना, उसमें से इम्पॉर्टेंट को जो है वो निकालना कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं, फिर आपको प्रोवाइड करना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अप्रोच क्या है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 2 सब्जेक्ट हमें पैरेलली पढ़ना है ना, एक क्लिनिकल 3rd ईयर फाइनल ईयर, एक नॉन क्लिनिकल या प्री क्लिनिकल 1st ईयर और 2nd ईयर। वीडियोस मैं आपको दूंगी, अच्छे खासे लेक्चर्स दूंगी, एमसीक्यू भी दूंगी, शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी दूंगी, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जिन जिन चीज़ों की जितनी ज़रूरत होगी। लेकिन आपने खुद से मुझसे ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, गोल आपका है, और गोल अचीव करने का जुनून आपका होना चाहिए कि आपने अचीव करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डेली कैसे करना है वो तो हमने देख लिया, मंथली क्या होना है, वीकली क्या होना है, मैं क्या करूंगी। आपको डेली क्या करना है, डेली टाइम को आप डिवाइड करो 6 से 8 घंटा, कोशिश करो आप 6 से 8 घंटा आप अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए दो। क्लिनिकल सब्जेक्ट की रीडिंग प्लस नोट्स ये मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ आपका पूरा टाइम बच गया, इसको बस आपको वीडियो देख के रिवाइज करना है। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट की रीडिंग प्लस नोट्स ये आपको करना है, यहाँ आपको मेहनत करनी है। प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब 1st ईयर और 2nd ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, अभी मैं बस फाइनल ईयर पे फोकस करूंगी, जितना ज़्यादा और जितना जल्दी और जितना अच्छा हो सके आपका फाइनल ईयर। प्लस क्लिनिकल केसेस, इमेज बेस्ड केसेस, वो सारे मैं पढ़ाऊंगी, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना, रीडिंग प्लस नोट्स ये आपने करना है, फाइनल ईयर के मैं पढ़ाऊंगी, साथ के साथ जो प्री क्लिनिकल एक सब्जेक्ट होगा वो आपको पढ़ना होगा। आगे मैं बताऊंगी कौन सा और कैसे, मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगी। मैं आपको माइंड मैप्स दूंगी चीज़ें याद करने के लिए, शॉर्ट में, ट्रिक में, इजी के साथ निमोनिक्स दूंगी आपको मैं, 1 पेज रिवीजन शीट्स दूंगी आपको, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे, जैसे कि ओरल पैथ के अच्छे खासे, मतलब जहाँ बहुत वास्ट चैप्टर में बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन है वो तो 1 पेज में नहीं होगा ना,
तो उसको भी मैं बहुत शॉर्ट करके कराऊंगी। 1 पेज रिवीजन शीट का मतलब है कि पूरे चैप्टर को बहुत कंसाइज करके 1 से 2 पेज में दूंगी, बट ये अभी नहीं। अभी हमें पूरा ब्रॉडली पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट बेस्ड पढ़ना है। ये 1 पेज रिवीजन शीट भी मैं साथ के साथ डालती जाऊंगी थोड़े टाइम बाद। MCQs होंगे, बहुत सारे होंगे, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद MCQs आएंगे और MCQs सॉल्व होंगे। आगे मैं और गाइड करती जाऊंगी आपको, मंथली और वीकली स्टडी प्लान्स दूंगी। ये तो डेली MCQ नोट्स और रिविजन्स ये मेरा ही काम है, ये मैं आपको करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ। अब मंथ टू मंथ हमारा स्टडी प्लान क्या है? मंथ टू मंथ जो हमारा स्टडी प्लान होगा, क्लिनिकल सब्जेक्ट एक और एक प्री या पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट। मई में हमने शुरू किया है आज से पीडो और डेंटल एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। तो पीडो मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ाना, डेंटल एनाटॉमी साथ के साथ आप शुरू करो पढ़ना, ठीक है। मेरा पीडो फिनिश होगा, मेरे साथ साथ आपका पीडो और MCQ फिनिश होगा, डेंटल एनाटॉमी आप फिनिश करोगे। बेसिकली आइडिया ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट आपको पढ़ना है अभी फिलहाल जितना ज़्यादा हो सके, और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट जितना ज़्यादा हो पाएगा मुझसे, फाइनल ईयर और थर्ड ईयर के जितनी जल्दी हो पाएगा, ज़्यादा तो क्या ही, जितनी जल्दी हो पाएगा पहले मैं वो फिनिश करवाऊंगी MCQs प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद मैं आऊँगी फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पे। बट चीज़ें रह जाएंगी अगर आप कोशिश नहीं करोगे, आप खुद से प्लान नहीं करोगे, प्रिपेयर नहीं करोगे। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है ना, वो आपको साथ के साथ पढ़ते जाना है। सेकेंड ईयर में आप डेंटल मटेरियल मत पढ़ना, वो मैं पढ़ाऊंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। डेंटल एनाटॉमी, आप पीडो में मैं डेंटल एनाटॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा दे रही हूँ, वो टफ है, वो करवा दूंगी मैं। और साथ के साथ आप फिजियो पढ़ो, ठीक है। डेंटल एनाटॉमी अभी रहने दो, मैं पीडो के साथ डेंटल एनाटॉमी करवा रही हूँ, मैं देखती हूँ कितना ज़्यादा हो पाता है। आप फिजियोलॉजी स्टार्ट करो, फिजियो पढ़ो, माइक्रोबायोलॉजी उसके बाद पढ़ना, फार्मेकोलॉजी मुझ पे रहने दो, फार्मेकोलॉजी और डेंटल मटेरियल मैं करवाऊंगी आपको, है ना। आप फिजियो करो, माइक्रोबायोलॉजी करो, जनरल पैथोलॉजी करो और जनरल एनाटॉमी करो, ठीक है। जनरल एनाटॉमी करना शुरू करो और जनरल एनाटॉमी करो और बायोकेम। ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, आपको खुद से पढ़ना है ये 5 चैप्टर, ठीक है। बाकी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा रही हूँ। फिजियोलॉजी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपने पढ़ना है और बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। साथ के साथ पढ़ना है आपको, मैं पढ़ा रही हूँ, साथ के साथ आपने पढ़ना है। फिजियोलॉजी आप खुद से पढ़ना शुरू करोगे, इंटरेस्टिंग है ये होगा, ये आराम से पढ़ना, जल्दी पढ़ना। माइक्रोबायोलॉजी खुद से पढ़ोगे आप, जनरल एनाटॉमी और जनरल पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये आपने खुद से पढ़ना है। ये बाकी सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी हैं, ठीक है, ये मैं कराऊंगी। जनरल एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लिख लेना आप, ये सारे जो हैं ये आपने खुद से पढ़ना है। बाकी सारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं पढ़ाऊंगी आपको। ये था हमारा स्टडी प्लान नीट का। बाद में आगे कुछ भी इसमें रिफाइनमेंट आएगी, कुछ भी चेंजेस आएंगे, वो मैं करते जाऊंगी और आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगी। तो ये था हमारा बेसिक ब्लूप्रिंट नीट MDS के प्रिपरेशन के लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मेहनत से पढ़ना, जोश से पढ़ना और इंटरेस्ट जगा कर पढ़ना, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग 2 स्टेज में पढ़ेंगे ना, प्री नेटली पढ़ेंगे, पोस्ट नेटली पढ़ेंगे, विद द मेन फोकस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिलो-मैंडिबुलर फेशियल रीजन, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। ग्रोथ इन प्री नेटल पीरियड इज 5 टाइम्स मोर, ठीक है। जब प्री नेटल पीरियड में जो ग्रोथ की जो स्पीड होती है, ग्रोथ 5000 टाइम्स ज़्यादा होती है पोस्ट नेटली से, ठीक है। प्री नेटल डेवलपमेंट कंप्राइजेस 3 सक्सेसिव फेज। प्री नेटल डेवलपमेंट में 3 फेजेज आते हैं, एक पीरियड ऑफ ओवम, दूसरा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और तीसरा पीरियड ऑफ फीटस। लेकिन इससे पहले हम लोग थ्योरीज ऑफ ग्रोथ देखेंगे। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ हम लोग पीडो में देख रहे हैं और थ्योरीज ऑफ ग्रोथ हम लोग ऑर्थो में अच्छा खासा एक बार देख चुके हैं, तो आप वहां से उसको रिवाइज कर लेना। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ हम लोग अभी पीडो में शॉर्ट में देख रहे हैं। तो पहले ग्रोथ की डिफिनेशन देखें। तो ग्रोथ की डिफिनेशन क्या है? ग्रोथ एक डायनामिक प्रोसेस है विद स्टेबल पैटर्न ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन फिजिकल चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये एक डायनामिक प्रोसेस है स्टेबल पैटर्न के साथ, जिसमें क्या फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं
अब इसके अलग अलग जो हमारे डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। प्रॉफिट ने क्या डेफिनेशन दिया? प्रॉफिट ने ग्रोथ के बारे में कहा, ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज और नंबर। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट ग्रोथ क्या है? इट इज इंक्रीज इन साइज और नंबर। अकॉर्डिंग टू मोयर चेंज इन अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंसेस इज नोन एज ग्रोथ। मोयर के अकॉर्डिंग तो चेंज इन अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। मॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा? According to Moss, change in any morphological pattern which is measurable. मॉस ने कहा ग्रोथ को कि किसी भी मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर में चेंज आना जो कि मेजरेबल हो उसे आप ग्रोथ कह सकते हो। डेवलपमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एन लॉ, अ मैचुरेशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन एट द सेल्यूलर एंड टिश्यू लेवल्स। ये एन लॉ ने आपको डेवलपमेंट के लिए डेफिनेशन क्या दिया? एक प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन सेल्यूलर और टिश्यू लेवल पे होती है, जिसे ये क्या डेवलपमेंट कह रहे हैं। ये एक डेवलपमेंट का एक मैचुरेशनल प्रोसेस है। जो ग्रोथ थ्योरी है अभी अभी हमने बीटीएससी के लिए ऑर्थो में पढ़ा है, आप उसे वापस ऑर्थो खोल के रिवाइज भी कर सकते हो। मैं बस रीब्रश करा रही हूँ, ब्रशिंग करा दे रही हूँ इसकी। पहला है बोन रिमॉडलिंग थ्योरी बाय ब्रैश, बी फॉर ब्रैश और कुछ बी आर, बोन रिमॉडलिंग और ब्रैश, ऐसे आप कुछ कनेक्ट करके याद कर सकते हो, वैसे उतना ज़रूरी नहीं है। बोन रिमॉडलिंग थ्योरी में क्या कहा गया? बोन ओनली ग्रोज एपोजिशनली एट सर्फेसेस। बोन रिमॉडलिंग थ्योरी में कहा गया कि बोन जो है सिर्फ एपोजिशनली ग्रो करती है सरफेस पे। Growth of jaw is characterized by deposition of bone at posterior surface of maxilla and mandible, sometimes described as Hunterian growth of jaws। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Hunterian growth of jaws किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे? Growth of jaw by the deposition of bone at the posterior surface of maxilla। posterior surface of maxilla पे क्या हो रहा है? bone का deposition and mandible पे, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? Hunterian growth of jaws। जो बोन रिमॉडलिंग थ्योरी है क्या पोस्टुलेट करती है? इट पोस्टुलेटेड दैट ऑल ऑफ क्रेनियोफेशियल स्केलेटल ग्रोथ अकर्स एक्सक्लूसिवली बाय बोन रिमॉडलिंग, दैट इज सेलेक्टिव एडिशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन एट इट्स सरफेस, है ना। बोन रिमॉडलिंग थ्योरी क्या कह रही है कि सेलेक्टिव एडिशन एंड रिजॉर्प्शन के कारण बोन के सरफेस पे सारे क्रेनियोफेशियल स्केलेटल ग्रोथ हुई है, ये आपकी बोन रिमॉडलिंग थ्योरी कह रही है। नेक्स्ट क्या है हमारा? जेनेटिक थ्योरी में कि जीन्स जो हैं वो ही जो हैं वो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, ऐसा कुछ जेनेटिक थ्योरी है। नेक्स्ट इज आर सूचरल डोमिनेंस थ्योरी बाय वीनमैन-सीचर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। और वीनमैन-सीचर्स हाइपोथेसिस, सूचरल डोमिनेंस थ्योरी क्या कहती है? सीचर proposed that sutures cause most of craniofacial growth। इन्होंने सूचरल डोमिनेंस थ्योरी में कहा गया है कि सूचर काउज मोस्ट ऑफ क्रेनियोफेशियल ग्रोथ एंड टू सपोर्ट हिज थ्योरी ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट। तो मेन क्या है हमारा सूचरल डोमिनेंस थ्योरी में कि सूचर के कारण ही सूचर ही करवाता है ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्रेनियोफेशियल ग्रोथ, है ना। ही सेड दैट प्राइमरी इवेंट was proliferation of connective tissue between two bones leading to apositional growth। इन्होंने सूचर ने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू इन सूचर्स ऑफ वॉल्ट एंड नेजोमैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस्ड फोर्सेस दैट सेपरेट द बोन एंड काउजेस एक्सपेंशन। इन्होंने कहा कि जो सूचर इज दैट सूचर्स ऑफ वॉल्ट एंड नेजो प्रोड्यूसेस फोर्सेस, इन्होंने कहा कि जो सूचर्स है ना वो ऐसे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से बोन जो है वो सेपरेट हो रहा है और बोन एक्सपैंड कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ऐसा इन्होंने कहा सूचरल डोमिनेंस थ्योरी में कि सूचर ही जो है वो क्रेनियोफेशियल ग्रोथ करा रहा है। बट जो इसके अगेंस्ट में थ्योरी थी उससे ये प्रूव हुआ कि सूचर्स आर नॉट प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड आर जस्ट द ग्रोथ साइट्स। तो अगर आपको सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि सूचर्स प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सूचर बस ग्रोथ साइट्स हैं, तो सूचर ग्रोथ साइट है बट वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स नहीं है ग्रोथ का। सूचर जो है वो ग्रोथ को डिटरमाइन नहीं करता है। नेक्स्ट इज जेम्स स्कॉट हाइपोथेसिस या कार्टिलेजेनस हाइपोथेसिस, ठीक है। वहां सूचरल था, यहाँ कार्टिलेजेनस है। ये थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट डिटर्मिनेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल ग्रोथ इज बाय ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। जेम्स स्कॉट की कार्टिलेजिनस थ्योरी है, जेम्स स्कॉट की कार्टिलेजिनस थ्योरी है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो क्रेनियोफेशियल की ग्रोथ है ना,
कार्टिलेज के ग्रोथ के कारण होती है। अगेन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मेल्विन मॉस का फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी। मेल्विन मॉस की फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी, यह थ्योरी क्या कह रही है? दिस थ्योरी क्लेम दैट द कंट्रोल फॉर ग्रोथ वाज नॉट, जस्ट गिव मी अ सेक, बस ये हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बस हमें सुपरफिशियली रिवाइज करना है, बाकी हम लोग फिर नोट बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपकी फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी है मेल्विन और मॉस की, या मेल्विन एंड मॉस की हाइपोथेसिस, मेल्विन मॉस की हाइपोथेसिस है, ये कहती है दिस थ्योरी क्लेम्स दैट द कंट्रोल फॉर ग्रोथ वाज नॉट इन कार्टिलेज और बोन बट इन एडजेसेंट सॉफ्ट टिश्यूज दैट एम्फेसाइजेस दैट नाइदर द नेजल सेप्टम नॉर द मैंडिबुलर कॉन्डाइल और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ। इन्होंने कहा जो ग्रोथ का कंट्रोल है ना, वो किसी भी कार्टिलेज या बोन की वजह से नहीं हो रहा है, बट उस बोन के आसपास सराउंडिंग में जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसके कारण हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फेस occurs as a response to functional needs and is mediated by soft tissue in which jaws are embedded। ये था इनका कहना, ठीक है। ये हुआ हमारा फंक्शनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इज इन लॉज एक्सपैंडिंग वे प्रिंसिपल। जो मोस्ट बेसिक एंड यूजफुल कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ है ना, वो इन लॉज एक्सपैंडिंग वे प्रिंसिपल ही है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड यूजफुल कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। इन लॉज एक्सपैंडिंग वे प्रिंसिपल जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल है हमारा, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। एक और लास्ट थ्योरी है हमारी मॉडर्न कंपोजिट थ्योरी। ये थोड़ा क्लमजी सा है लेक्चर, इसे आप बेयर कर लेना, नेक्स्ट हम लोग नोटबुक से जब पढ़ेंगे तो स्टेबल पढ़ेंगे, है ना। मॉडर्न कंपोजिट थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। विच थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल? नाउ मॉडर्न कंपोजिट थ्योरी। इस थ्योरी की एसेंस क्या है? कॉन्ड्रोक्रेनियम इज कंसिडर्ड द डोमिनेंट फैक्टर इन क्रेनियोफेशियल ग्रोथ। जो कॉन्ड्रोक्रेनियम है वो डोमिनेंट फैक्टर है क्रेनियोफेशियल ग्रोथ का। कॉन्ड्रोक्रेनियम इज कंसिडर्ड द डोमिनेंट फैक्टर इन क्रेनियोफेशियल ग्रोथ। क्रेनियल बेस कार्टिलेज एंड द नेजल कार्टिलेज एक्ट्स एज ग्रोथ सेंटर, ठीक है। मॉडर्न कंपोजिट थ्योरी क्या कहती है कि जो क्रेनियल बेस का कार्टिलेज है और नेजल कार्टिलेज है वो मैक्सिलोफेशियल रीजन के लिए ग्रोथ सेंटर की तरह काम करेगी। सूचर्स आर कंसिडर्ड ओनली एज ग्रोथ साइट, ठीक है। सूचर जो है वो ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स नहीं है, सिर्फ ग्रोथ साइट है। द ग्रोथ ऑफ नेजल कार्टिलेज पुशेस द मैक्सिला टू डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। नेजल कार्टिलेज क्या कर रहा है? मैक्सिला की जो ग्रोथ है उसको डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड पुश कर रहा है। और मैंडिबल की जो ग्रोथ होगी उसको लोकल एपिजेनेटिक एंड पेरियोस्टल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ये था हमारा वेरियस थियरीज हमारी ग्रोथ की। एक है ग्रोथ रिलेटिविटी थ्योरी, ये देख लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। ग्रोथ रिलेटिविटी रिफर्स टू द ग्रोथ दैट इज रिलेटिव टू इट्स डिस्प्लेस्ड कॉन्डाइल्स फ्रॉम एक्टिवली रिलोकेटिंग फोसा। जॉन वॉन ड्यूरिस का कहना है, ही इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट। तो ग्रोथ रिलेटिविटी हाइपोथेसिस किन्होंने दिया? जॉन सी वॉन-ड्यूरिस ने दिया है। The main foundation of growth relative hypothesis are displacement of condyle, viscoelastic stretch। ये एक बार आप इसके अंदर का पढ़ते जाना, कुछ खास है नहीं इसमें। एंड देन फोर्स ट्रांसडक्शन एंड न्यू बोन फॉर्मेशन। ये यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं क्योंकि इनिशियली हमने काफ़ी कुछ प्लान एंड प्लॉट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अभी देखेंगे वो होगा प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, जिसमें आपका पीडो डीएन ऑर्थो तीनों का तीनों एक साथ कवर हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी प्रिपरेशन के लिए साथ में प्रिपेयर करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।